नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में और मैं हूं आपका होस्ट नीरज। और जब भी दिवाली का मौसम होता है, दिवाली आने वाली होती है या दिवाली जब आ जाती है तो हम सब लोग अपनी धन संपदा समृद्धि के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं और अगले 1 साल 2 साल या आगे का जीवन कैसा रहेगा इसको लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं। खास तौर पे माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और समृद्धि की बातें ज़्यादा होती हैं और उसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे अपने जीवन में और खुशहाली लाएँ। खुशहाली हर टर्म्स में, मटेरियल लाइफ़ की भी और अदरवाइज़ भी। तो वो सब चीज़ें हमारे जीवन का एक अंग बनती हैं। तो इस खुशनुमा माहौल में मैंने सोचा कि बातचीत की जाए और आगे का आउटलुक समझा जाए कि विक्रमी संवत 2082 जो शुरू हो रहा है, इसमें किस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं और क्या-क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। आज हम बातचीत करेंगे हमारे मित्र अमेरिका से जुड़ रहे हैं अनुराग सिंह जी। अनुराग सिंह जी को दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, दर्शकों को बहुत शुभकामनाएँ। तो अनुराग जी, जब दिवाली का मौसम आता है ना, तो देखिए आप कपड़े निकाल लेते हैं एथनिक वाले, बढ़िया इंडियन कपड़े पहन के पार्टी करने जा रहे हैं आप। बिल्कुल नीरज जी, नमस्कार। आपको और सबको दिवाली की शुभकामनाएं। और कपड़े तो इंडिया के ही हैं। पिछली बार आया था तो इंडिया से लिए थे, तो वो काम में तो लाने हैं, थोड़ी हवा लगनी चाहिए इनको भी, अभी काम तो क्या आते हैं दिवाली ये। पार्टी शुरू हो गई होगी अब तो, मतलब डेली शाम को कहीं न कहीं कुछ-कुछ होता होगा? यहाँ पे थोड़ा चलन ये है कि दिवाली के बाद में होता है वो। तो दिवाली अच्छा। हो जाती है फॉर सम स्ट्रेंज रीजन, दिवाली के बाद में होता है, क्योंकि वो फिर थैंक्सगिविंग हॉलीडेज के बीच में एक माहौल बन जाता है, तो वो उसके क्लोजर भी आ जाता है। बट हाँ, मतलब कुल मिला के फेस्टिव माहौल शुरू होने वाला है। वो यहाँ भी ओवरऑल अभी हैलोवीन चल रहा है, फिर थैंक्सगिविंग आ जाएगा, तो यहाँ भी तकरीबन दिसंबर तक माहौल अच्छा है। अरे वाह! फिर भी वेरी नाइस। और इंडिया में तो इस समय मतलब आप सड़कों पे निकल जाइए, दुकानों में निकल जाइए, भीड़ लगी हुई है, शॉपिंग और ये वो, फुल फ्लेजेड माहौल शॉपिंग का ही है इस समय। और फॉर्च्यूनेटली कह सकते हैं आप कि पिछले 2-3 दिनों में इंडियन मार्केट ने भी दिवाली मनानी शुरू कर दी है। शुरू हालाँकि कर दी। पूरा साल बहुत अच्छा नहीं गया, बहुत मामूली सा ही इंडेक्स लेवल 1-2% का ही होगा, लेकिन साल काफ़ी अच्छा नहीं गया। लेकिन अभी पिछले 2 दिन से ऐसा लग रहा है कि शुरुआत अच्छी होने वाली है संवत 2082 की। आपको कैसा लग रहा है? नीरज जी, ये तो थोड़ा एक्सपेक्टेड ही था, बिकॉज 4-5 साल अगर बहुत अच्छे रिटर्न आ जाते हैं तो 1-2 साल का एक स्टेबलाइजेशन जिसको बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन, वो ठीक भी हुँ, रहता है। नहीं तो क्या होता है कि चीजें एकदम बबल की तरफ बढ़ जाती हैं, फिर वो ज्यादा करेक्ट करती हैं। तो आई थिंक मैं इस करेक्शन को पॉजिटिव ही मानता हूँ। करेक्शन हुआ भी नहीं, रादर इट इज जस्ट हॉल्ट, राइट। और जैसे इंडियन मार्केट में अब क्योंकि फ्लोज काफी अच्छे हैं, तो नेगेटिव आपका डाउनफॉल बहुत कम ही होता है। मार्केट में करेक्शन ज्यादा डीप नहीं होते हैं। इट इज अ लो बीटा मार्केट, विच मीन्स दैट चीजें या तो स्टेबल रहती हैं, टाइम करेक्शन होता है और फिर उसके बाद वो ऊपर बढ़ती है। मेरे ख्याल से ठीक है। कोई इन्वेस्टर 2020 में एंट्री किया है अगर, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा आउटकम है, राइट। हर साल 20-20% आप नहीं निकाल सकते, बट ऑन एन एवरेज, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि 12% का मार्केट रिटर्न देता है, तो वो एवरेज आउट तो होता ही है। और जिन्होंने उससे पहले इन्वेस्ट किया था उनके तो और भी अच्छे सिचुएशन है, राइट। तो देयर आई थिंक ओवरऑल इट्स वेरी गुड, आई वुड टेक इट। एंड स्टिल ग्लोबली ये कोई भी मार्केट के मुकाबले काफी अच्छा रिटर्न है, जो इंडियन मार्केट जिस पर बैठा है, तो ओवरऑल थिंग्स आर लुकिंग गुड। हुँ। तो अनुराग, अब यहाँ से आगे जो अगला 1 साल होने वाला है या जो करंट सिचुएशन में बहुत कुछ स्टेप गवर्नमेंट ने लिए हैं, तो आज हम लोग सब अच्छी-अच्छी बातें करने के मूड में हैं। तो क्या आपको बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही हैं जो पैन आउट हो सकती हैं, प्ले हो सकती हैं? इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? किस तरीके से अप्रोच हाँ, करना चाहिए? ये बताइए। तो देखो नीरज, आई थिंक आई वुड से दिस इज द टाइम वेयर यू शुड इन्वेस्टर शुड सिट डाउन। एंड अभी 1 साल का एक पॉज भी मिला इन्वेस्टर्स को। दे शुड क्विकली असेस देयर पोर्टफोलियो, राइट। और उसमें 4-5 रूल्स में ब्रॉडली 2-3 बड़ी बातें कहना चाहता हूँ। उसमें वन इज दैट, एक, हर इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन जरूर देखना है। क्योंकि अभी गोल्ड में एक रैली शुरू हुई, तो अब इन्वेस्टर्स ठीक है, जो ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो का 10% गोल्ड में रखता है, हमेशा से रखता है, तो ठीक है। लेकिन अब अगर इन्वेस्टर्स गोल्ड में कूदेंगे तो फिर हम क्या होगा कि हम फिर और आई थिंक एक एनालिसिस आया भी था कि पिछले 20 साल में अगर आपने गोल्ड में एसआईपी किया है वर्सेस मार्केट्स में किया है, तो गोल्ड भी तकरीबन
बेटर ऑफ ही है मार्केट से। बट ये देखिए सब टाइम सिलेक्शन होता है। अल्टीमेटली आपको पोर्टफोलियो एलोकेशन अपना सॉलिड करना है। तो अगर पोर्टफोलियो एलोकेशन 80-20 है, सपोज 80 इक्विटी 20 डेट, तो आपको उससे डिविएट नहीं करना है कि अब गोल्ड चल गया तो अब मैं इधर कूद जाऊं, और अब इक्विटी चल रहा है तो मैं इधर आ जाऊं। बिकॉज हर बार आप जब भी ऐसा वो ट्रैक चेंज करेंगे तो आप जो उसका बेस्ट रिटर्न है पिछले 2 साल के, वो तो आप मिस कर जाएंगे और फिर आप कूदेंगे फोमो में, और उसके बाद फिर आप वो लॉस एब्जॉर्प्शन करेंगे, राइट। वो ये उनके लिए वैलिड है जो 2024 में 23-24 में अच्छे रिटर्न्स आए इंडियन मार्केट में, और 24 में ही सबसे ज्यादा पैसा इंडियन मार्केट्स में आया। उसके बाद फिर देखिए 1 साल से उनको वो रिटर्न नहीं मिला जो वो सोच के आए थे। तो आई वुड से स्टेप बैक, मार्केट में 12% का रिटर्न है, आप अपना एलोकेशन कीजिए, लेकिन ये 12% स्ट्रेट लाइन में नहीं है। मतलब ये इसमें वॉलेटिलिटी आती रहेगी, तो हर साल आपको स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप 80-20 रखिए। 80% आपका इक्विटी रहेगा और 20% डेट रहेगा, कि अगर आपको कोई जरूरत है, इमरजेंसी में चाहिए पैसा कुछ है, तो वो आप वो 20 में से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो कम नहीं होगा। इसमें तो वॉलेटिलिटी चलती रहती है। तो आई थिंक गो चेक योर एसेट एलोकेशन, स्टिक टू इट। इस समय अगर कोई चीज चल रही है तो हमेशा आपको उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है। स्टे ऑन योर डिसिप्लिन, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन है। सेकंड, इंडिया स्टोरी ग्रेट है, राइट। तो उसमें आपको डाउट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंडिया इज वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसमें अगले 20 साल तक पॉपुलेशन बढ़नी ही है। और पॉपुलेशन बढ़नी है, और आज मीडियन एज 30 ईयर्स है, तो 30 साल का आदमी तो जब अगले 20 साल में अपने लाइफ के सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स जो है वो उसमें ज्यादा पैसा कमाएगा भी और ज्यादा खर्च भी करेगा। तो दोनों ही लिहाज से अगर एक कंट्री का मीडियन यंग आदमी 28-29 साल का है, तो हाफ ऑफ द कंट्री हैज टू स्पेंड मोर, अर्न मोर, घर बनाना, कार खरीदना, ये सारी चीजें, जॉब्स क्रिएट करना, तो किसी भी तरह का बिजनेस आदमी क्रिएट करेगा। तो ये सबसे प्रोडक्टिव टाइम है। हर डेमोग्राफी इस पीरियड में हर कंट्री सबसे बेहतर ग्रो करता है। ये यूएस में बेबी बूमर्स का समय था, बहुत बेहतरीन ग्रोथ हुई। उसके बाद से although technology has taken over, although population growth demographics are not now contributing to the growth, तभी यूएस की ग्रोथ अब 3% के आसपास या 2-2.5 आ जाए तो 3 पे तुम बोलते हैं बहुत अच्छी हो गई, राइट। जबकि इंडिया में हम 5-6% को बोलते हैं कि यार ये अच्छी नहीं है, राइट, बिकॉज दैट्स दी डेमोग्राफी। तो स्टोरी इंटैक्ट है, आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है। थर्ड इज दी equity markets are the best way to beat inflation. तो अब हम जब वेस्टर्न नेशंस में बैठते हैं नीरज जी, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन 1-2% रहता है तकरीबन, राइट, विच मीन्स दैट आपको प्राइस ईयर ऑन ईयर कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखता। 2% तो मतलब कि आपका डबल होने में भी 35 साल लगते हैं, तो आपको एक जनरेशन टू जनरेशन तकरीबन प्राइस सेम ही दिखता है। इट इज अ ब्यूटी ऑफ दीज कंट्रीज। व्हेन आई मूव्ड इन आई वाज सरप्राइज्ड कि यार ये तो मतलब दाम तो बदलते नहीं है। लेकिन इंडियन मार्केट इज अ हाई इन्फ्लेशन मार्केट एज ऑफ ना, मीडियम इन्फ्लेशन, हाई तो नहीं कहूंगा मैं, तो 5-6% का या 7-8% का भी इन्फ्लेशन जो आप गुड्स कंज्यूम करते हैं, सर्विसेज कंज्यूम, उनमें ज्यादा इन्फ्लेशन है, राइट। हेल्थ केयर हो गया, स्कूलिंग हो गया, हाउसिंग हो गया। तो उसको बीट करने का एक ही तरीका है कि आप उन कंपनीज का हिस्सा बन जाइए जो इन्फ्लेशन खुद आपको पास ऑन कर रही है। व्हिच मींस अब कंपनीज आपको हायर, करेक्ट, तो कंपनीज आपको हायर इन्फ्लेशन दे रही हैं, तो आप उन कंपनीज में शेयर होल्डिंग कर लीजिए और वो इन्फ्लेशन को खुद ही बीट करेंगी। तो फॉर एग्जांपल जैसे इफ वी सी ना कि बड़ा महंगे कपड़े बेच रही है कोई कंपनी, तो वी गो एंड से कि यार चलो इसका स्टॉक खरीद लो, क्योंकि इसकी मार्जिन्स में रिफ्लेक्ट करेगा, हम इसका हिस्सा बन जाते हैं। तो आप भी हिस्सा बन जाइए। कंपनीज इतनी स्मार्ट है कि दे विल ऑलवेज फिगर आउट अ वे टू बीट इन्फ्लेशन। तो आप का शेयर होल्डिंग उस कंपनीज में साथ साथ चलेगी, आप अच्छा करें। तो कुल मिला के ये 2-3-4 बातें हैं नीरज जी जो मैं कहना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है टू गो अवे फ्रॉम इक्विटी। इक्विटी का हिस्सा आपको बनना है। इंपॉर्टेंट ये है कि एसेट एलोकेशन आपने अपना डिसाइड करना है। हर इंसान का अलग होता है। किसी का कोई अगर रिटायर हुआ है, रिटायरमेंट का पैसा है, तो उसको 80-20 नहीं रखना है, उसको 60-40 या 50-50 रखना है, या 40 इक्विटी एंड 60 डेट रखना है, राइट, बिकॉज ही कांट लूज दैट मनी एंड टाइमिंग में उसको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जो यंग इंसान है वो 80-20 रख सकता है। 20 हमेशा डेट में इसलिए कहता हूँ, 1 बिकॉज ऑफ इमरजेंसी एंड व्हेनेवर यू नीड इट, तो आप उससे डिराइव करें। सेकंड, अनलेस मार्केट में बहुत ही
पेसिमिज्म हो, मोस्टली अगर फेयरली वैल्यूड मार्केट है तो 20% डेट हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि अनसर्टेन टाइम्स है, अनसर्टेन वर्ल्ड है हमेशा, यू नेवर नो क्या विपत्ति आ जाए, राइट? जैसे कोविड हुआ था, तो अगर आपको इमरजेंसी में पैसे चाहिए तो इक्विटी तो आपका आधा हो गया था, लेकिन डेट जो है वो आधा नहीं होगा, वो बढ़ेगा ही। तो ऑलवेज देयर इज अ मेरिट कि वो डेट अगर मुझे 6% भी दे रहा है तो वो इक्विटी के 10 से एक मायने में एक स्टेबिलिटी देता है। तो जस्ट कीप दैट इन माइंड, राइट? तो कुल मिला के अगर ये 2-4 चीजें इन्वेस्टर ध्यान में रखें, आई थिंक थिंग्स लुक वेरी ब्राइट, राइट? वेरी फ्यू स्पॉट्स विच ऑलमोस्ट गारंटी यू के यार अगले 10-15 साल तक आपकी ग्रोथ चलती रहेगी और चीजें प्रोग्रेसिव डायरेक्शन की तरफ ही बढ़ रही हैं। एंड आई थिंक दैट्स द वे टू गो, नीरज जी। तो अल्टीमेटली दिस इज द ब्रॉडर मैसेज, और उसके ऊपर आप निकालना है तो मेहनत कीजिए थोड़ी और, 10 से ऊपर अगर आपको चाहिए। वो म्यूचुअल फंड नहीं दे पाएंगे आपको, म्यूचुअल फंड आपको 10% मैं कहूंगा कि 10 ही दे पाएंगे, और इंक्लूडिंग मिड एंड स्मॉल कैप, राइट? वो आपको लगता है मिड एंड स्मॉल कैप 15-20 देते हैं, लेकिन वो स्पर्ट्स में देते हैं। लेकिन अगर हमेशा 15-20 दें तो फिर लार्ज कैप में लगाएगा ही कौन? हिस्ट्री सजेस्ट दैट लार्ज कैप बीट्स मिड एंड स्मॉल कैप बाय 1 or 2%, 20-30 साल के उसमें, वो 94 से वो हिस्ट्री है। तो स्पर्ट्स में वो मत होइए, इसको भी एलोकेट कीजिए विद इन द 80% इक्विटी। लार्ज शुड बी मेजर कंपोनेंट ऑफ योर investment, which is 50-60% should be large, and remaining 20-30% should be mid small. So that's it. अनुराग भाई ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि जो आपने भी ये समृद्धि के गोल्डन रूल्स बताए हैं, इसमें एक चीज जो मैंने नोटिस की कि अगर आप अपने दुश्मन से नहीं लड़ सकते तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये बहुत ही प्रैक्टिकल रूल है। देखिए, इन्फ्लेशन आप नहीं लड़ सकते तो जो लोग लड़ सकते हैं उनको ज्वाइन कर लीजिए। दैट्स अ वेरी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। और एक बात मैं अनुराग जी की तारीफ में कहना चाहता हूँ, जो कि हमारे दोस्त हैं लेकिन हम लोग हमेशा बात कर रहे हैं, इतना प्रिसाइज बोलते हैं और इतना एक्यूरेट होता है कि वो कभी गलती नहीं हो सकती। जब आपने कहा कि मीडियन एज यहाँ पे 30 है हिंदुस्तान की, तो मुझे लगा कि 1 साल थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन जब आपने उसको एक्सप्लेन किया तो आपने 28-29 बोला। दैट्स मार्वलस। मतलब आप इतना प्रिसाइज है, इतना ज्यादा आपका एक एक शब्द बिल्कुल तौल के बोलते हैं, तो दैट्स रियली, इसीलिए आपकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है भारत में। अनुराग जी को सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं कि नहीं अभी उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। नहीं थोड़े से हैं, ठीक है, कुछ लोग पसंद करते हैं, लेकिन नीरज जी एक चीज अश्योर करता हूँ, मैंने मार्केट में बहुत, और मेरा एक ये प्रिंसिपल है, पहली बात, अगर भगवान ने इतना दिया है तो आप किसी को धोखा दे के पैसा कमाए, वो अब उस स्टेज पर मैं नहीं हूँ कि आई अर्न लिटिल मोर, कि मैं मेरे पास जितना है मैं उसका और डबल कर लूं, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ लोगों को थोड़ा आई विल हैव टू मेक स्टोरीज, वो मुझे पसंद नहीं है, राइट? एनफ मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हैं, मैं तो ऐसे ही 90% यूएस में इन्वेस्टेड रहता हूँ, तो आई डोंट सेल स्टोरीज टू मेक मनी, आई फाइंड अपॉर्चुनिटीज विद इन दैट। सेकंड, ऐसे मार्केट में मैंने, और पिछले 20 साल में मैं तो जब इंडिया में रहा, मैंने तो काफी, आपके एक्स चैनल को भी कब से हम सुनते थे, लेकिन मैंने ऐसे कुछ लोग हैं जो कि टिके हुए हैं 20-30 साल से, राइट? मैं उनको तब से सुन रहा था, राइट, और आज उनको जानता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है उनसे मिलके, और काफी सीखते हैं, हमने सीखा उनसे। लेकिन कुछ ऐसे धुरंधर आए जो बीच में उठे और फिर गिर गए, और फिर कभी दोबारा उठे नहीं। ये जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं इतना अश्योर कर रहा हूँ आपको कि आई एम नॉट वन ऑफ दोज, राइट? वो आप मेरी बात 10 साल बाद भी जाके सुनेंगे तो ऐसा कुछ नहीं कहेंगे कि आप, यार इसने तो टोटल स्टोरी गलत सेल की, बिकॉज आई एम नॉट सेलिंग स्टोरीज, राइट? तो ये जरूर है, इतना अश्योर कर सकता हूं। मैं 10 साल, हाँ, मैं धीरे चलूंगा, लेकिन 10 साल बाद भी रहूंगा मैं। आई विल नॉट बी गॉन दैट ही सोल्ड फॉल्स स्टोरीज, मेड मनी एंड रैन अवे, वो नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी जरूरत नहीं है। तो नाम कमाने पे ज्यादा ध्यान रहेगा, चाहे धीरे धीरे हम चलें। नहीं, अगर अच्छा नाम है तो पैसे अपने आप आते हैं, इसीलिए इस मौके पे हम लोग शो करते हैं। तो समृद्धि ना बहुत समझदारी के साथ होनी चाहिए, स्टोरी सेल करके कोई फायदा नहीं, वो बबल होता है। तो अनुराग ये बताइए कि इस वक्त जिस ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में हम बैठे हुए, तो हमने इंडिया के बारे में सोचा और आपने गोल्डन रूल समझाए, मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं आपके यहाँ, चूंकि बहुत ज्यादा यूएस में, अच्छा हम कोई दुनिया में कुछ भी कहे, मैं नहीं मानता कि यूएस मार्केट का इंपैक्ट किसी भी मार्केट पर ना पड़े, खासतौर पर इंडिया में तो बहुत पड़ता है। आप डोमेस्टिक कितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर यूएस मार्केट में छींक आएगी तो इधर लोग डोलो खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, इसको यकीन करना चाहिए।
यूएस मार्केट में आजकल आपकी ही मीडिया में हम बहुत सारी स्टोरीज देखते हैं कि जो एआई कैपेक्स की वजह से बहुत स्टोरीज हैं, बहुत स्टॉक्स चल रहे हैं, एक धुआंधार तेजी है। क्या कोई रिस्क है क्या वहां पे टेक स्टॉक्स में कोई करेक्शन आने का इस तरह का? तो ये चर्चा तो चल रही है हर जगह कि ये 2000 वाला बबल है, ये क्या उस तरह की स्टोरी है क्या, राइट? इसको आई थिंक अगर ब्रॉडली अगर हम 5 मिनट में अगर हम इसमें एक लर्निंग कर्व देखें नीरज जी, तो ये जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो उसमें थोड़ा एफोरिया मार्केट में क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब ऑटो इंटरनल कंबशन इंजन 1920s 30s में जब ये फोर्ड ने कार बनानी शुरू की, आज हम उस समय से सिर्फ 3 कंपनीज को याद रखते हैं, जनरल मोटर्स, फोर्ड एंड क्राइसलर। ये 3 ही हैं आज जो अमेरिकन कंपनीज हैं जो सर्वाइव कर रही हैं। इफ यू गो बैक, उस समय 3 कंपनीज नहीं थी, उस समय करीब 100 से ऊपर कंपनीज थी जो सब कार बना रही थी या कार बनाने का प्लान कर रही थी। अब उसमें से सर्वाइवर्स 3 निकले, लेकिन उस समय की उथल पुथल में नोबडी कुड से कि जनरल मोटर्स सर्वाइवर होगा या फोर्ड सर्वाइवर होगा या क्राइसलर होगा। ये सब बाद में पता लगा लोगों को, राइट? और इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं ऐसे, एक स्टूडी बेकर समथिंग कुछ करके कंपनी है, आई थिंक उसकी भी कार्स बहुत चल रही थी एंड देन दे ऑल फाइल्ड बैंक्रप्सी। तो ऐसा हर फेज में होता है, राइट? तो ऐसे 2000 में भी ऐसा हुआ, आपको वहां के विनर्स दिख रहे हैं कि Amazon इज अ विनर फ्रॉम दोस डेज एंड एप्पल इज अ विनर, माइक्रोसॉफ्ट इज अ विनर। लेकिन कंपनीज उस समय 600-700 थी जो आज बैंकरप्ट हो चुकी हैं, जिन्होंने इन्वेस्टर का पैसा गवाया है। हर बार बबल थोड़ा स्मार्ट होता है। तो यूएस मार्केट हैज लर्न फ्रॉम 2008 बबल कि आपने लो क्रेडिट लेंडिंग नहीं करनी है। तो आज कोई भी बैंक में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट बैंक्स आर वेरी सेफ। और जब ट्रम्प साहब का सिलेक्शन हुआ, इलेक्शन हुआ, उस टाइम पे आई वाज ऑन सीएनबीसी, मैंने नोटेबली कहा कि बैंक्स विल डू वेरी वेल, हेल्थ केयर विल डू वेरी वेल और ट्रम्प जीतेंगे। एक्चुअली 1 हफ्ता पहले हो रहा था, तो मैं कह गया, मैंने कहा आई डोंट वांट बट आई डोंट सी एनी सरप्राइज, आई थिंक ट्रम्प विल वेरी क्लियरली विन, मेरा जो फील लग रहा है मुझे ग्राउंड पे। एंड ही वन, एंड बैंक्स तब से यार तकरीबन नीरज जी डबल हो चुके हैं। सो दैट्स द पॉइंट, इज दैट्स द टाइम। एंड कोई फर्जी ये सब वेल्स फार्गो, सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन, ऑल लाइक बिग बैंक्स, कहीं आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी। हेल्थ केयर थोड़ा टर्बुलेंस में निकला है, लेकिन इट विल कम अप लाइक नेक्स्ट 2-3 years में, you'll see. So the point is, आप उस समय से 2000 के टेक बबल से यूएस में एक चीज सीख ली लोगों ने, विच इज के आपने एक प्रॉफिटलेस प्रॉस्पेरिटी की एक लिमिट है। तो डोंट ओवर पे फॉर ऑलमोस्ट नो रेवेन्यू एंड जस्ट मिनिस्क्यूल प्रॉफिट तो होता ही नहीं है खैर, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ भी नहीं है। तो वो लर्निंग मार्केट ने कर ली कि अब जो सारी अगर आप जिसको सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट्स बोले, अभी तकरीबन 800 बिलियन से 1 ट्रिलियन के इन्वेस्टमेंट्स ये 6-7 कंपनीज कर रही हैं आपस में, with OpenAI, Oracle, Google, Amazon, Meta, Microsoft. बट इन सब कंपनीज के प्रॉफिट ही 80-90 बिलियन है हर साल के। तो थोड़ा शेयर अगर उन्होंने R&D में इन्वेस्टमेंट के नाम पे लगा भी दिया और थोड़ा अगर सपोज वो रिटर्न्स नहीं आए तो कोई नुकसान नहीं, वो तो हर साल कमा रही है उतने। तो अब का जो इन्वेस्टमेंट जा रहा है, पहली बात तो वो उनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से जा रहा है, पीएनएल से जा रहा है। इट्स नॉट कि बैंक लैंडिंग हो रहा है और फिर वो एनपीए हो गया, विच इज यूजुअली द प्रॉब्लम इन अदर कंट्रीज, यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होता है। तो आज उनकी पीएनएल से जा रहा है और वो R&D के नाम पे जा रहा है, राइट? और R&D पे गवर्नमेंट का टैक्स कंसेशन भी बहुत ज्यादा है कि फर्स्ट ईयर में ही आप राइट ऑफ कर लीजिए। तो दिस इज एनकरेजिंग इनोवेशन और ये किसी की पॉकेट से लॉस नहीं हो रहा है। एंड ऑल ऑफ दीज कंपनीज आर स्टिल, ये जो बिग 7 है, मोस्टली वैल्यूएशन इस समय बिग 7 पे कॉन्सेंट्रेटेड है, फर्जी कंपनीज का नहीं है। ये 2000 वाला सिचुएशन नहीं है, फर्जी कंपनीज का फ्रॉथ नहीं है। और ये जो बिग 7 है, इनके तो प्रॉफिट पूल ही 400-500 बिलियन का है। तो इट्स ऑल, आई मीन यू कैन आर्ग्यू एनवीडिया क्या उतना सस्टेन कर पाएगा, बट ब्रॉडली एवरीबडी एल्स इज सेम एंड दे आर स्टिल एट लाइक 25 का पी, 30 का पी। अब मेटा का पी अगर
फेसबुक का अगर 25 का पी है तो क्या बुरा है नीरज? मतलब इट्स वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, राइट? सेम विद माइक्रोसॉफ्ट, सेम विद एप्पल, राइट? तो आई डोंट बिलीव दैट दिस इज अ बबल, बट जब ये बड़े शेयर चलते हैं तो उनके पीछे कुछ कुछ छोटे भी चल जाते हैं। हाँ, मतलब फर्जी पहलवान कुछ पीछे चल, पर वो पंटर स्टॉक होते हैं लोग, वो उसमें पैसा ही बेकार लगा हुआ है ना, उनसे कुछ उम्मीदें हैं, तो उनसे बचना होता है। लेकिन अगर उसमें तो ये सब स्टोरी तो हर बार चलती रहती है। अभी यूएस में बड़ा फेमस था कि चाइनीज कंपनीज लिस्ट होती थी नैस्डैक में, और फिर वो पूरा स्टॉक होल्डिंग कॉन्सेंट्रेटेड रहता था, और वो बस लिस्ट होकर के सीधा बस वन वे डाउन और वो बेच के निकल लेते थे। वो चलता रहता है, बट दे मिनिस्क्यूल एलिमेंट है। बट मेजर जो एआई इन्वेस्टमेंट्स है, इट्स नॉट अंडर रिस्क, एंड इट्स अ रियल गेम चेंजर, राइट? ये 20 साल के बाद में ये टेक्नोलॉजी है। तो आई डोंट बिलीव इट, एज लॉन्ग एज यू आर इन द राइट कंपनीज। ये बबल नहीं है इस बार। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अनुराग भाई, इस पे एक मैंने अपना एक सोलो वीडियो बनाया है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। मैंने एनालाइज किया कि बेसिकली उसको ना .com वर्सेस .ai से किया था कि उस समय क्या हो रहा था, इस समय क्या हो रहा है, ह्यूज डिफरेंस। तो आप उसको डायरेक्टली उस तरह से जो लोग कंपेयर कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आप इसको इस समय के बिजनेस मॉडल को समझें। जो अनुराग ने कहा बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही हमने किया है कि क्या बिजनेस है उस समय, प्रॉफिट बना रहे हैं, रेवेन्यू बना रहे हैं। एआई का वैल्यूएशन 500 बिलियन हो रहा है तो $20 बिलियन का रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं, वो बिल्कुल वैसा नहीं है। तो ये इंटरेस्टिंग बात आपने बताई। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन ये है कि अगर आप इंडिया में हो रहे होते, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आप भारत में रह रहे हो तो यहाँ के एक इन्वेस्टर हैं, हाँ, तो भारतीय बाजारों में आपकी टॉप थीम्स क्या होंगी? पिक शब्द इसलिए नहीं बोलूं कि लोग पिक से समझते हैं स्टॉक बताने वाले, लेकिन थीम्स क्या होंगी, सेक्टर्स क्या होंगे जो आपको लगता है कि इंडिया में इस समय रीजनेबल है और अगले 2-4 सालों में अच्छी ग्रोथ हो सकती है, तो वहां पे लोग पैसे लगाएं? जब भी हम ऑर्गेनाइज्ड मार्केट से हम इमर्जिंग मार्केट्स में बढ़ते हैं, तो हम, एंड बिकॉज मेरी तो सारी लर्निंग नीरज जी, मैंने तो यही सीखा है इन्वेस्टिंग का खेल, तो वो मेरे वो गेट्स हैं जिनको मैं उसके थ्रू ही देखता हूँ। तो हमें एक दो फिल्टर ऐड करने पड़ते हैं। वन, दैट द मोमेंट यू गो टू इमर्जिंग मार्केट्स, तो स्टे विद इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स और वर्क विद द प्रॉक्सीज ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि ब्लैक मनी प्ले बढ़ जाता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ जाते हैं, तो स्टे विद इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। सो दैट्स व्हाई FIs traditionally have liked financials, they have liked technology, they have liked pharmaceuticals which are exporting, and they have liked consumer discretionary which are like and consumer staple, जो कि MNCs जिनके पीछे लगे हुए हैं, राइट? ये ट्रेडिशनल मॉडल था हमारा, इसने बहुत अच्छी ग्रोथ दी, वो सब सॉलिड है। अब उनमें से टेक्नोलॉजी कुछ हिल गया है अभी कुछ समय के लिए, राइट? और वो हिल भी गया बिकॉज उसके मल्टीपल्स हम पहले भी बात कर चुके हैं कि चाहे वो अपने मार्जिन मेंटेन करें, लेकिन अगर उनकी मैन पावर कम हो रही है और वो डिसरप्शन का शिकार हो रहे हैं, तो उनके मल्टीपल्स ड्रॉप होने चाहिए। मल्टीपल ड्रॉप होंगे तो आपको एप्रिसिएशन तो शेयर में मिलेगा नहीं। तो कोविड से पहले ये लोग 15, 16, 17 के मल्टीपल पर थे, कोविड टाइम पे 40-42 पे पहुंच गए, अब नीचे आ गए। तो ठीक है, मतलब उसको अवॉइड करना है आपको। अभी फार्मा में भी उथल पुथल चल रही है, उसको भी थोड़ा अवॉइड करना है। बट फाइनेंशियल्स इंडिया में दे कंटिन्यू टू बी द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। पहले एक फाइनेंशियल्स में एक जो रेवोल्यूशन और ट्रांजिशन चल रहा था, विच वाज के वैल्यू माइग्रेशन फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, वो सॉलिड है, वो आगे भी चलेगा। सूनर लेटर ये PSU बैंक्स मार्केट शेयर खोएंगे और ये प्राइवेट बैंक्स को देंगे। इस स्पेस में काफी रेवोल्यूशन चल रहा है और ये हमेशा सॉलिड है। अगर आप इंश्योरेंस को निकाल दें, बाकी सब में मैं तकरीबन पॉजिटिव हूँ। इंश्योरेंस में भी अगर आपको रहना है तो अब तो टाइम करेक्शन काफी हो चुका है, तो मार्केट रिटर्न्स तो वो भी दे देंगे। देखिए, मैं ये सारा खेल बता रहा हूँ 12%, 10 से 12% के रिटर्न्स वाला। अगर आपको 20 चाहिए तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो 20 वाले रिटर्न बताने वाले आपको और भी मिल जाएंगे, लेकिन वो 2 साल बाद रहेंगे नहीं रहेंगे स्क्रीन पे, वो कह नहीं सकते हैं। वो मिल जाएंगे आपको, बट वो सस्टेनेबल नहीं रहेंगे, वो आते जाते रहेंगे। तो फाइनेंशियल्स पे हमेशा ट्रस्ट करिए एंड बिल्कुल आंख बंद करके आप 25% एलोकेशन रख सकते हैं वहां पर। हाँ, आगे पीछे आपको लगे कि परफॉर्म नहीं कर रहा, वो अपने आप परफॉर्म करेंगे, दिल बीट अप, क्योंकि पूरी इकोनॉमी का प्रॉक्सी वही है। फाइनेंशियल्स में NBFCs भी आ जाते हैं, आपके गोल्ड लोन कंपनीज, बिकॉज सिस्टम को, इंडिया इज अ कैपिटल स्टार्व्ड कंट्री, उसको कैपिटल चाहिए, और अगर लोन ग्रोथ होगी तो फिर ये साथ साथ चलेगा।
एक और इसमें मेरा वो है सपोर्ट इसलिए है बिकॉज इंडिया में जो रेगुलेटरी सिस्टम है आरबीआई का, इट इज वेरी हेविली टिल्टेड इन सपोर्ट ऑफ द बैंक्स। आप कुछ भी कर लीजिए, बैंक ही जीतता है। ये यहाँ पर नहीं है, यूएस में नहीं है, अमेरिका में बैंक्स को उतना वैल्यूएशन नहीं मिलता था बिकॉज द सिस्टम इज वेरी एडिक्वेटली बैलेंस्ड। छोटा सा एग्जांपल दूं तो अगर आपका होम लोन, अगर आपके हाउस की वैल्यू बैंक ने लोन दिया है 90% और 10% आपका है, और हाउस की वैल्यू गिर गई 15%, तो आपका तो 85 रह गया। आप बोले मुझे तो लॉस हो रहा है, आप बैंक को पैसे दे सकते हैं कि ये लो घर रख लो, खत्म, आपका लोन, आपका ये कोलैटरल, मैं फ्री हो गया। और ये 2008 क्राइसिस में हुआ, जब प्राइस करेक्शन हुए हाउसेज में, तो वो लॉस बैंक को झेलना पड़ा। इंडिया में वो नहीं होता है। इंडिया में आप बैंक को अपना घर की चाबी, या फिर जैसे अनडिलीवर्ड हाउसेज हैं कि मैंने हाउसिंग लोन लिया है, मुझे तो घर मिला नहीं, इंडिया में आप उसको बोल दो कि ये जो अनफिनिश्ड घर है ये आप ले लो, कोलैटरल आपका, मैं अपना डाउन पेमेंट वो कर रहा हूँ, कल से ईएमआई खत्म, मेरा लोन खत्म। तो बैंक बोलेगा नहीं, मैं आपके हाउस को ऑक्शन कर दूंगा औने पौने में, उसके बाद जो पैसे बचेंगे वो बाकी आपके ऊपर बकाया रहेंगे। दिस इज वेरी अनफेयर रूल फॉर द बोरोवर, लेकिन वही रूल है। तो कुल मिला के ये छोटा सा एग्जांपल है, बट इंडिया में ये रूल्स, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे आरबीआई हो, चाहे सेबी हो, everything is supportive of the larger player and the incumbent. अब it's a bit of a controversial thing, but मैं सच बात यही है। तो ये हमेशा जीतेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, यही जीतेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में, तो आप अगेन लाइक माय फिलॉसफी, इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम, तो आप इनको ज्वाइन कर लीजिए, ये पैसे बना के देंगे आपको। आप बैठिए आराम से अपने जॉब पे फोकस करिए, ये हमेशा जीतेंगे, कभी कुछ नहीं, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, राइट। और वो इंडियन गवर्नमेंट का भी अब पॉलिसी वही है। बीच में राजन साहब आए थे, बहुत सारे चेंजेस करने की कोशिश की, उनका नहीं, ये इंडिया के लिए कंड्यूसिव नहीं है, आप जाइए, पीपल। और उसके बाद से हमेशा आईएएस लॉबी ही बैठती है, चाहे आरबीआई हो, चाहे सेबी हो, इट्स ऑलवेज द इनसाइडर, because then they can do what they want, right? We are not exactly China, but तकरीबन this is the replica of China, कि भाई गवर्नमेंट के कंट्रोल में तकरीबन सिस्टम रहता है। तो आप इनको ज्वाइन कर लीजिए, फाइनेंशियल्स ग्रेट। सेकंड इज हेल्थ केयर, आप कुछ भी कर लीजिए, इंडिया में जैसे प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, इन लोगों की इतनी बड़ी मोनोपोली है, दे कैन चार्ज एनी प्राइस, राइट। तो आपको हॉस्पिटल्स एंड एनीथिंग रिलेटेड टू हॉस्पिटल्स वेरी क्लोज, नॉट फार्मा अलग खेल है, किसी भी प्राइस पे, और जब भी करेक्शन होता है आप इनको लीजिए, दे आर अ मोनोपोली। क्योंकि इंडिया में लैंड लेकर के हॉस्पिटल खड़ा करना, उसको बनाना, और पूरी गवर्नमेंट सिस्टम से एक रेगुलेटरी सिस्टम से मैनेज करना, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। जो कर रहा है समझो उसकी अच्छी सेटिंग है, सो ज्वाइन देम, आप उनको ज्वाइन, और ये पिछले 2 साल से चल भी रहा है। थर्ड इज आपका ट्रैवल, डिस्क्रिशनरी ट्रैवल टूरिज्म, आपके होटल्स चल रहे हैं, ये सब चल रहे हैं। डिस्क्रिशनरी में देखिए जहां जहां इंक्रीमेंटल पैसा जा रहा है लोगों का, तो आप अपना पैसा आजकल कहाँ स्पेंड करते हैं, तो आप घर गाड़ी में करते हैं, तो वो तो आपने बैंक्स के थ्रू प्ले कर लिया। अल्टीमेटली सिस्टम विल बी फाइनेंस्ड बाय एनबीएफसी और द बैंक्स, लोगों के पास डायरेक्टली पैसे तो है नहीं, और उसमें कैपिटल मार्केट्स भी आ जाते हैं। हालांकि इस समय काफी फ्रॉथी लेवल पर है, बट वो चलता रहेगा, डेरिवेटिव का खेल थोड़ा चलता रहेगा इंडिया में, अगेन बिकॉज सिस्टम फेवर्स द बिगर इनकम्बेंट्स। सिस्टम कभी भी, वो लाख बातें कर ले, सिस्टम रिटेल के लिए काम नहीं करता है, सिस्टम काम करता है इनकम्बेंट के लिए। अनुराग भाई, आपने ना गोल्डन रूल के साथ एक डायमंड रूल बता दिया, इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम। और उसमें मतलब हमें वो अभी, मैं कल परसों, वो आज ही मैंने ट्वीट देखा, इकोनॉमिस्ट में कोई मेजर IMF ने कमेंट दिया है कि द मार्केट कैन करेक्ट, यूएस मार्केट तो 35 ट्रिलियन लूज हो जाएंगे। अब हम लेफ्टिस्ट की तरह से बातें नहीं करेंगे कि हम तो मार्केट में है नहीं, लेकिन तुम भी गरीब हो जाओ, हम दुआ करेंगे उसकी, तो ये नहीं होता। दीज आर, ये रॉन्ग आइडियाज है। आप भी लगाओ ना पैसे, आप भी अमीर बनो, so that is our game. So आपका फाइनेंशियल्स, हेल्थ केयर एंड ट्रैवल टूरिज्म, डिस्क्रिशनरी, राइट, परफेक्ट। अब ये कुल मिलाकर के, और डिस्क्रिशनरी आइटम है जहां पर पैसे गए, उसमें ऑटोज आ जाते हैं, उसमें सब आ जाते हैं, आपको ध्यान से देखना है, और जहां आपके पैसे जा रहे हैं वो देखने। अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से दूर रहिए। तो ये रियल एस्टेट बिल्डर्स और ये सब बकवास है, इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है। और बाकी फ्रॉथी आईपीओ से बच के रहिए। अगर आपको बस वो गोली खेलनी कि डे 1 पे क्या मिला, तो अलग बात है, तो आप रोल ऑफ डाइस कर रहे हो। बाकी महंगे आईपीओ से दूर रहिए,
वो मेरा व्यू है, क्योंकि उसमें अगर एक बार मार पड़ेगी तो फिर बहुत गंदी वाली पड़ती, फिर वो कभी नहीं आते वो राइट। वो जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आएंगे, वो फिर आप ऐसा लूज करेंगे, देन देयर इज नो गोइंग बैक। अनुराग भाई, आप गाना गाते हैं मुझे लग रहा है। नहीं, गाना नहीं गाता हूँ मैं, वो शेरो शायरी का शौक है। तो तो कोई एक एक बात, शेर सुनाइए ना। यार अभी तो मौका तो लगेगा, तो दिवाली पे चलिए देखते हैं कुछ, पर अभी चर्चा को कंप्लीट करते हैं आपकी जो था हमारा हाँ हाँ। क्लोज के टाइम पे। हम वो तो क्या होता है ना, शेर माइंड में है, लेकिन जब कोई बात चलती है तो फिर ध्यान आ जाता है, राइट। तो ये है हमारे थीम्स नीरज जी, बस इसमें स्टिक करें आई थिंक। और ये, लेकिन ये 10-12% वाले खेल हैं, और लकी रहे तो टाइमिंग के ऊपर है। आपका पिछले 4 साल बहुत अच्छे थे, आपको चाहिए आप कैश आउट कर लीजिए, उसके बाद वापस एंट्री ले लीजिए, लेकिन उसके लिए फिर आपको फिर वो आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग सीखना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत लगेगी। अगर पैसे है तो 10-12 कोई बुरे नहीं है, और अगर थोड़ी मेहनत कर 15 के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, फिर वो दैट बिकम्स अ लिटिल मोर डिफिकल्ट, राइट। तो ये खेल है कुल मिलाकर के अपना, और इसमें इन्वेस्टेड रहें। और एक ही इसमें क्वेश्चन है, एक इंडिया के लिए, 2 क्वेश्चन है। अब नाउ दैट वी आर डूइंग एवरीथिंग, एक क्वेश्चन है इंडिया के लिए। इंडिया में थोड़ी कंप्लेसेंसी आ रही है गवर्नमेंट में, पॉलिटिकल साइड में, नॉट द कॉर्पोरेट सेक्टर स्मार्ट है, पॉलिटिकल साइड में कंप्लेसेंसी है। पॉलिटिकल साइड, गवर्नमेंट थिंक्स दैट अब सब कुछ कंट्रोल में है, कोई क्राइसिस नहीं है, इकोनॉमी अच्छी है, मीडियन एज है, कैसा भी कर लो ग्रोथ तो आनी आनी है। तो पॉलिटिकल क्लास थोड़ा कंप्लेसेंट हो रही है। तो मोदी साहब का जो मुझे एक्टिविज्म पहले 4-5 साल में रिफॉर्म की जो जिद उनकी दिखी, अब वो सेटल हो गई है। समवेयर दे हैव बिकम द सेम ओल्ड पैसिव पार्टी, राइट। जो मुझे मतलब एज एन एस्पिरेशनल क्लास मुझे ठीक नहीं लगता। मतलब वो इलेक्शन जीत रहे हैं, लेकिन आई थिंक इंडिया नीड्स टू डू मोर रिफॉर्म। गवर्नमेंट की कंप्लेसेंसी, और ये यूएस से जब टॉक्स कर रहे थे तो वहां पर भी वही दिखा कि हमारा क्या जा रहा है, ठीक है हम नहीं करेंगे एक्सपोर्ट, जाओ हम नहीं खोलते मार्केट। वो कंप्लेसेंसी है गवर्नमेंट की, तो वो थोड़ा एक रिस्क है, पर आई एम श्योर कॉर्पोरेट सेक्टर फीडबैक दे रहा है उनको। यू नो दैट इज द ओनली लिमिटेड रिस्क। एंड बाकी बस यही है कि ये दौर ऐसा है कि हर कंट्री को अपना स्ट्रांग बनना है, समर्थ बनना है। ये ग्लोबलाइजेशन के थोड़ा सा उल्टा दौर चल रहा है, एंड दैट्स इट, यू नो। जी, तो अनुराग जी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें बताई, और जो लोग सुनना चाहते हैं, या इंडियन इन्वेस्टर की जनरल कंटेम्परेरी या कन्वेंशनल ख्वाहिश होती है कि हमें कुछ को बताओ कि कहाँ पैसे लगाएं, तो भाई इतना खुल के बता दिया कि बीएफएसआई बहुत अच्छा है, एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस, हेल्थ केयर बहुत अच्छा है, नॉट फार्मा, उस पे लगाइए, और ट्रेवल एंड टूरिज्म पे लगाइए। तो ये आपके लिए अच्छे नए संवत में या आगे कई सालों के लिए बेटर रिटर्न के सेक्टर्स भी मिल गए हैं। तो ये 2082 के लिए आपको एक बहुत अच्छी थीम और गोल्डन रूल, उसके साथ एक डायमंड रूल। वो डायमंड रूल मुझे बहुत पसंद आया कि इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम। जॉइन देम। सिंपल है यार, एकदम सिंपल है, इसमें बिल्कुल नो ब्रेनर है। बिल्कुल। ये ही आपको उससे बचाएगा, यू नो, कि यार ठीक है चार्ज कर लो जो मर्जी प्राइस है, मैं तो तुम्हारा स्टॉक खरीद रखा है, मैं भी कमा लूंगा, तुम्ही से लेके तुमको देंगे, ये लो। लेट द प्रमोटर्स वर्क फॉर यू, और आप अपने जॉब पे ध्यान दीजिए। और बहुत तरक्की हो रही है इंडिया में, जो टैलेंट बहुत सारा है। ये सब H1B इशू चलते रहेंगे, इससे वो कोई डिसऑर्डर नहीं, सब फालतू के इश्यूज हैं। इंडिया में टैलेंट बहुत है, अपॉर्चुनिटी भी बहुत है, बस ये कि गवर्नमेंट को हमें हमेशा प्रेशराइज करना पड़ता है कि भाई थोड़ा बैठो मत, काम करो, और राइट दैट्स द ओनली, वो ठीक है, दैट द इंडस्ट्री विल डू, राइट। तो दैट्स इट नीरज जी। आई थिंक दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं लोगों को, और आई थिंक विल कंटिन्यू टू टॉक, राइट। बिल्कुल सर, दिवाली की बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी फैमिली को, और आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करिए। और भारत में जो लोग इसको देख रहे हैं, प्लीज एंजॉय करिए, और जो नॉलेज दिया है अनुराग जी ने, परफेक्ट प्रिसाइज, उसको ध्यान रखिए। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो बहुत रेटरिक लोग बोलते रहते हैं ना दिवाली के आसपास, मैं उससे थोड़ा बचता हूँ। इसीलिए मैं बहुत मेहनत करके ढूंढ के अनुराग जी जैसे लोगों को लाता हूँ, जो कुछ नई बात बताते हैं। नहीं अनुराग, ये सीरियस है, इंडिया में बड़ी प्रॉब्लम है। मैं किसी के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जनरली वहां पर रेटरिक चलता रहता है, जहां भी सुनो वही फालतू की ज्ञान की बातें, जो पिछले 25-30 साल से सेम बात बोल रहे हो आप। तो उससे कुछ आप नया सीखते नहीं हो, आपको 2 दिन में भूल जाते हो आप, क्योंकि उसमें कुछ नई बात नहीं है। बट आप जो बता रहे हैं वो एक नई है, और उसके पीछे एक लॉजिक, एक रीजनिंग है कि क्यों हम ये बात बोल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच अनुराग जुड़ने के लिए, और दिवाली की आप सबको, आपकी फैमिली को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और उम्मीद करते हैं कि 2082 का संवत हम सब के लिए काफी बेहतरीन रहेगा। थैंक यू सो मच और हैप्पी दिवाली टू ऑल। To you. Thank you.